Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfers. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड यूनियन आर ऑलमोस्ट सेम इन सी प्रोग्रामिंग एज वेल एज C++। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने एरे पढ़े हैं। एरे क्या होता है कि होमोजीनियस डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम एक साथ कॉन्टेजियस लोकेशंस में स्टोर कराते हैं, मतलब कि कॉन्टीन्यूसली। बट अब हम क्या पढ़ेंगे कि जब हमारा डेटा टाइप डिफरेंट है तो हम कैसे उनको कॉन्टेजियस लोकेशन में स्टोर करा सकते हैं। तो हम वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। तो स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन आर बोथ ऑलमोस्ट सेम, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस विच इज़ इन द मेमोरी। सो वी शैल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। सो हमने टेबलर फॉर्म में यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है। तो फर्स्टली एक तो इनके कीवर्ड में डिफरेंस होता है कि हम जब भी इनका सिंटैक्स लिखते हैं तो इनके कीवर्ड डिफरेंट होते हैं। इसका कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट और इसका कीवर्ड होता है यूनियन। फिर साइज़, जब भी हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट की जाती है। मतलब कि जितने, अगर मैंने एक इन टाइप का डेटा लिया, फिर एक लिया हमने कैर टाइप का, तो जो हमारी टोटल मेमोरी लोकेट होगी, मतलब कि इंट प्लस कैर दोनों की इक्वल। बट यहाँ पे क्या होता है यूनियन में, हमारा जो कंपाइलर है वो सबसे लार्जेस्ट जो हमारा मेंबर होता है उसके इक्वल हमारी मेमोरी लोकेट करता है। क्योंकि जब भी हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो हमारे जितने भी मेंबर हैं उनको अलग अलग लोकेशन प्रोवाइड की जाती है। बट यूनियन के अंदर एक शेयर्ड मेमोरी स्पेस होता है, मतलब कि एक टाइम पे हम एक ही मेंबर को वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ही हम दूसरा मेंबर हम उसको रीड करते हैं तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और पहले वाले के ऊपर ओवरराइट हो जाता है। तो हम एक टाइम पे एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है, बट एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कम मेमोरी यूज़ हो रही है। फिर वैल्यू ऑल्टरिंग, अब हम अगर किसी एक मेंबर की यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करें तो उससे दूसरे मेंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे एक की वैल्यू चेंज हो रही है तो दूसरों पे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो सब एक शेयर्ड मेमोरी स्पेस में है। फिर एक्सेसिंग मेंबर, हम यहाँ पे सारे मेंबर्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम एक ही मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। फिर इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे हम सब मेंबर्स को एक साथ इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो एक फर्स्ट मेंबर को नहीं, मतलब कि किसी भी मेंबर को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, बट एक ही मेंबर को, ओनली वन आना था यहाँ पे। फिर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने इसका एक सिंटेक्स लिखा है। फिर सिंटेक्स नहीं, एग्जाम्पल ही है, बट इससे आपको समझ आ जाएगा सिंटेक्स। हमने पहले स्ट्रक्ट लिखना है, फिर यहाँ पे उसका नेम, यहाँ पे यूनियन और देन उसका नेम। फिर यहाँ पे आएगा हमारा जितने भी हमें डेटा टाइप्स चाहिए। तो पहला मेंबर है हमारा इंट टाइप का, जिसमें हमने एम्प्लॉय की आईडी ली है। उसके बाद हमने कैर टाइप का एक लिया है, उसमें हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है, कैर टाइप का एरे, जिसमें हम नेम एंटर कराएंगे। फिर हमने फ्लोट में उसकी ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी के लिए लिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी लिया है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाना पड़ता है। मेमोरी की बात रही तो यहाँ पर कितनी मेमोरी होगी, अब इंट के लिए 2 बाइट्स, फिर यहाँ पे कैर के 1 बाइट होता है, 20 ऐसे हमने मेमोरी ली है तो 20 बाइट्स। फिर यहाँ पे फ्लोट की होती है 4 बाइट्स, 2 हैं तो फिर 4 + 4, फिर यहाँ पे 30 बाइट्स आ रहे हैं। बट यहाँ पे सिर्फ हमारा कैर सबसे बड़ा मेम्बर है तो उसके लिए 20 बाइट्स रखा है। तो अब जैसे अगर हमें इंट वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो वो अपने आप 2 बाइट्स में स्टोर करेगी, बाकी स्पेस उस वक्त वहीं पे वैसा ही रहेगा। नाउ लेट अस सी अ प्रोग्राम टू सी हाउ वी एक्चुअली यूज़ स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो हमने अब यहाँ पे एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर का लिया और एक प्रोग्राम है हमारे यूनियन का। तो हम जो स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम में हमने पहले हमने स्ट्रक्चर बना लिया एक रेक्टेंगल का, ठीक है। उसके बाद हमने उसको वर्ड मेन में यूज़ किया। तो हम उसको एक्सेस करने के लिए पहले तो हम एक अपना वेरिएबल लेंगे स्ट्रक्ट रेक्टेंगल टाइप का। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन लगाया। फिर उसके बाद हमने हाइट और ब्रेड्थ की वैल्यू एंटर कराई है। तो हम जब उसको एक्सेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम, फिर डॉट ऑपरेटर, देन हमारा जो भी हमें मेंबर एक्सेस करना है उसका नेम। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एरिया के लिए उसको मल्टीप्लाई किया, तो हम उन दोनों को साथ में एक्सेस कर पा रहे हैं जहाँ पे भी हमें एक्सेस करना। बट अगर इस केस में हमने यूनियन यूज़ किया होता तो हम नहीं कर पाते एरिया फाइंड आउट, क्योंकि हमने एक बार में या तो लेंथ की वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी थी या ब्रेड की। अब मैंने लेंथ इनिशियलाइज़ कर दिया, मान लो उस पर ब्रेड इनिशियलाइज़ किया तो वो तो ब्रेड की वैल्यू आ गई अब उस स्पेस में, तो शेयर्ड स्पेस में। तो मैं एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? एरिया के टाइम पे तो मुझे दोनों चाहिए, साथ में एक्सेस करने हैं।
नाउ कमिंग टू यूनियन, तो यूनियन में मैंने सिंपली उनको क्या कर सकती हूँ कि एक एक करके एक्सेस कर सकती हूँ। जैसे मैंने पहले लेंथ को एक्सेस किया, फिर उसके बाद उसको प्रिंट करा लिया, फिर ब्रेथ को एक्सेस किया, उसको प्रिंट करा लिया। तो अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं, बट साथ में एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। नाउ कमिंग टू नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, जैसे हम लोग फंक्शंस को और लूप्स को नेस्ट कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को नेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम स्ट्रक्चर्स को भी नेस्ट कर सकते हैं। उसके दो मेथड होते हैं उनको डिक्लेयर करने के। एक कि हमने पहले तो एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया, फिर दूसरे को उसके अंदर हमने ऐसे डिक्लेयर कर दिया, तो ये इसके अंदर नेस्ट हो चुका है। तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हमने क्या किया, पहले एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, उसी के अंदर दूसरे वाले स्ट्रक्चर को भी हमने डिफ़ाइन कर दिया। तो हम दोनों मेथड से अपने स्ट्रक्चर्स को नेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को एक्सेस करना है तो हमें ये सिंटेक्स लिखना होता है। सिंटेक्स है, पहले तो हमारा जो स्ट्रक्चर नेम आएगा जो कि हमारा है आउटर स्ट्रक्चर का, फिर हमारा मेंबर स्ट्रक्चर नेम, मतलब जो हमने मेंबर बनाया यानी कि इनर स्ट्रक्चर नेम, फिर उसका जो मेंबर हमें एक्सेस करना है डॉट ऑपरेटर के बाद वो मेंबर। एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले हमारा स्ट्रक्चर था बाहर स्टूडेंट एस, फिर हमने अंदर एक और स्ट्रक्चर बनाया जो कि नाम था बर्थडे, फिर हमने लिखा एस डॉट बर्थडे, फिर हमने जो भी एक्सेस करना था कि डे मंथ ईयर जो भी उसका एक्सेस करना था वो लिख दिया। नाउ कमिंग टू पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन, तो हम क्या करते हैं फंक्शन में जब भी हमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स पास कराने पड़ते हैं तो हम ज़्यादातर कुछ डेटा मेंबर्स ही पास कराते हैं, बट अब हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी पास करा सकते हैं अगर हमें ऐसी नीड है कि हमें उस स्ट्रक्चर के सारे मेंबर्स को एक्सेस करना है, उनको चेंज करना है, उनको प्रिंट करना है, तो हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास करवाएंगे। तो या तो हम सारे मेंबर्स को एक एक करके उस फंक्शन के एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में पास कराएं, बट इससे क्या होगा हमारे को बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट मेथड, हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम क्या करें कॉल बाय वैल्यू, इसमें क्या करेंगे हम कॉपी करके एक कॉपी ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर दे देंगे जिससे हमारे फंक्शन जो भी उसको चाहिए वो उसमें से अपने आप एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट, देन हमने यहाँ पे वॉइड मेन है हमारा और नीचे हमने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट डाटा। तो हम जब प्रिंट डेटा यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर लिया एज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और उसको लेने के लिए हमें क्या सिंटेक्स लिखना है, पहले तो हमारे स्ट्रक्चर का जो हमारा नेम है, उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, फिर हमने यहाँ से उसको जो हमारा एक्चुअल वो था उसको पास ऑन कराया। तो पहले तो हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया, देन हमने उसको कॉल किया, कॉल करते वक्त हमने सिर्फ उसका कॉल करते टाइम हमें बस उसका जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे लिख देना है, वो पास ऑन हो जाएगा यहाँ। और फिर उसके बाद जब हमें उसको एक्सेस करना है तो जैसे हम उसे नॉर्मली एक्सेस करते हैं वैसे ही यहाँ पे जो हमने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिया है स्ट्रक्चर का उसके साथ डॉट ऑपरेटर लगा के हम उसको एक्सेस कर लेंगे। वी कैन ऑल्सो यूज़ कॉल बाय रेफरेंस मेथड फॉर पासिंग स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक %s लगा देंगे, मतलब कि हम यहाँ पे % लगा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रक्चर का, तो हमने उसमें क्या पास करा देना है अपना स्ट्रक्चर। तो वो क्या करेगा सेम मेमोरी लोकेशन पे उसको डाटा को एक्सेस करेगा और हमारी कॉपी नहीं क्रिएट होगी, तो हमारे जो भी चेंजेस आएंगे यहाँ पे वो हमारे एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर भी शो होंगे। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिट फील्ड्स, तो हमें पता है कि हमारे कुछ प्रोग्राम में ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके लिए हमें सिर्फ कुछ ऐसी वैल्यू स्टोर करानी जैसे कि 1 या 0, तो उसके लिए तो हमें अगर बाइनरी में बात करें तो एक ही बिट चाहिए क्योंकि 1 की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं 0 1, और अगर हमें 0 स्टोर कराना है तो हम खाली 0 लिखते हैं, मतलब कि 1 के लिए 1 0 के लिए 0। तो हम इन वैल्यू को स्टोर कराने के लिए जो हम इतना बड़ा एक अगर इंटीजर भी ले लिया कैर भी ले ले तो हम बहुत सारा मेमोरी को वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हम वेस्टेज ऑफ मेमोरी से बचने के लिए हम क्या करते हैं बिट फील्ड्स का यूज़ करते हैं, और ये हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स के केस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं स्ट्रक्चर में स्पेशल डेटा मेंबर्स होते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ कुछ बिट्स में ही डाटा स्टोर कराते हैं। तो इनके लिए हम क्या सिंटेक्स यूज़ करते हैं, उसके 3 टाइप हो सकते हैं, इंट, अनसाइंड इंट और अनसाइंड। तो अब यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि अनसाइंड इंट, फिर हमारे वेरिएबल का नेम है, फिर कॉलन, और उसके बाद हमें जितने बिट्स में डाटा स्टोर कराना है हम वो बता देते हैं। अगर हमें 0 या 1 स्टोर कराना है तो हम सिर्फ 1 लेंगे, अगर हमें 2 या 3 तक कुछ स्टोर कराना है तो उसके लिए हमें 2 बिट्स की नीड पड़ेगी तो हम 2 लिख सकते हैं। या फिर अगर हमें कोई उससे थोड़ा बड़ा नंबर तो 3 4 हम उसके अकॉर्डिंग अपना लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ये कॉलन यूज़ किया है ना,
ये कॉलन हमें बता रहा है हमारे कंपाइलर को कि हमने यहाँ पे बिट फील्ड यूज़ किया है, अदरवाइज़ तो इस डिक्लेरेशन में कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब सिर्फ इज इक्वल टू आता है अगर हम नॉर्मल डिक्लेरेशन करते, बट वो क्या करता है उसको इनिशियलाइज़ कर देता 1 से। बट हम यहाँ पे बता रहे कि ये 1 कोई हम उसकी वैल्यू नहीं दे रहे, ये हमारे बिट्स है कि हम कितने बिट्स में डाटा स्टोर करा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्प्लॉय, जिसका हमने जब हमें उसका जेंडर स्टोर कराना था तो हमने 1 लिया, क्योंकि हम मेल या फीमेल बताने उसके लिए 1 या 0 यूज़ कर सकते हैं। फिर अनसाइंड मैरिटल स्टेटस, ठीक है, उसके लिए हमने 2 बिट्स लिए। फिर अनसाइंड एज बताने के लिए हमें ज़्यादा 6 बिट्स की नीड पड़ेगी। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रक्चर एंड अ क्लास? तो बहुत ही सिंपल है कि हम सोचते हैं कि यार जब हम क्लासेस डिफाइन करते हैं तो भी हम डेटा मेंबर्स लेते हैं, बट हम क्लासेस में एक मेंबर फंक्शन भी ले सकते हैं या जितने भी मतलब, तो उसके अंदर हमारे पास फंक्शंस भी प्रोवाइड करने का ऑप्शन है। और दूसरी बात कि उसके अंदर क्लासेस के अंदर हमेशा जो हमारे मेंबर्स होते हैं, चाहे वो डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन, वो प्राइवेट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। पर स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, वो हम किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। So that's all for today's video. In the next lecture, we will start with the most interesting and fundamental concept of object-oriented programming, that is objects and classes. So till then, keep learning and keep practicing.